अनंत पथ के मित्रों से मेरा यही कहना है कि अनंत श्री की देशना को दूर दूर तक पहुंचाए और आपके जीवन के विकास के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम अनंत श्री से एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसको समझना भी ज़रूरी है और उस विषय में भटकाव भी बहुत है। अनंत श्री ने इस विषय पे बहुत कम बोला है, लेकिन कई मित्रों के जो अनुरोध थे कि इस पे अनंत श्री से बातचीत की जाए, तो आज हम उसी विषय पे, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष पे आज अनंत श्री से बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। प्रणाम। अनंत श्री, आज का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कई लोग चाह रहे थे कि अनंत श्री से इस पे बातचीत की जाए। जन्म से ही अनंत श्री, जब कोई जन्म लेता है तो उसी समय से एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया जाता है, कुंडली जिसको बोलते हैं। और कई लोग कहते हैं कि कुंडली के हिसाब से अगर चला जाए तो जीवन को संवारा जा सकता है। तो आप कैसे पूरे ज्योतिष को और कुंडली को देखते हैं? भारतीय जनमानस के हृदय में ये विषय बड़ा एक अहम स्थान रखता है और इसके साथ रिश्ता ज़्यादातर लव एंड हेट का रखता है। व्यक्ति आकर्षित भी होता है, उससे भागता भी है, अच्छा भी समझता है, बुरा भी समझता है। लेकिन हमको तटस्थ दृष्टि से, बिना किसी बायस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के इस विषय को देखना होगा। तो प्रारंभ में तो हमको यही देखना होगा कि ज्योतिष है क्या। लोग कहेंगे ज्योतिष विज्ञान है, तो कोई कहेगा कि ज्योतिष अंधविश्वास है। लेकिन सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में जाने के बजाय एक बीच का रास्ता हो सकता है। प्राचीन से प्राचीन मनुष्य ने मनुष्य के व्यक्तित्व, भविष्य और जीवन की रूपरेखा के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करी। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष एक संभावनाओं, अनुमानों और कुछ गणितीय सूत्रों की व्यवस्था है, रूपरेखा है। हम न इसे विज्ञान कहें, न अंधविश्वास कहें, एक व्यवस्था, एक रूपरेखा। और इसके प्रति एक विनम्र दृष्टि ये रख सकते हैं कि मनुष्य की उन तमाम कोशिशों में ये भी एक कोशिश है जब वो अज्ञात को जानना चाहता है, और उसमें कोई बुराई नहीं। हम अनेक ढंग से अज्ञात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो अगर प्राचीन मनुष्य ने, भारत हो या भारत से बाहर भी तमाम जगहों पर ये पाया गया, कुछ ऐसे सूत्र बनाने की कोशिश करी हो जिन सूत्रों के आधार पर हम कुछ अनुमान लगा सकें, तो ये उचित है। उस लिहाज से हम इसको देख सकते हैं। अनंत श्री, आप एक चीज़ हमेशा स्पष्ट रखते हैं सभी अनंत संघ के मित्रों के साथ कि पिछला जन्म जैसा कुछ नहीं होता है। किसी व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म, किसी व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन कुंडली को अगर देखें तो पूरा के पूरा पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, जिसको प्रारब्ध कर्म के, उसके आधार पे ही कुंडली बनाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इस जन्म की जो गतिविधियां हैं उसको हम इससे समझ सकते हैं। तो प्रारब्ध, किसी व्यक्ति का पिछला जन्म और इस जन्म की गतिविधियां, इसको समझाने का वो करिए। यहाँ पर भी देखिए वही बात आएगी कि व्यक्ति ने समझने की कोशिश करी, अपने सूत्र रखे। बात जब भी यहाँ पर हम कहेंगे तो वो थोड़ा घूम कर आती हुई होगी। इस विषय पर आए तो थोड़ा हम कुछ और गलियारों से गुजरें कि क्यों ज्योतिष ने ये बात रखी और क्या वो उनका मानना पूरी तरह सही था या गलत था। ज्योतिष ने एक मान्यता ली जो कि आज विज्ञान भी उससे सहमत होता हुआ दिखता है कि यहाँ सब कुछ को प्रभावित करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो
एक दूसरे को प्रभावित ना कर रहा हो। तो उस दृष्टि में ज्योतिष ने लिया कि कुछ ऐसी जागतिक स्थितियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन हो सकती हैं जो मनुष्य को प्रभावित करती हैं। उस पोजीशन से उन्होंने कुछ फार्मूले निकाले, कुछ गणित बिठाई। ठीक है ये बात, लेकिन यहाँ पर एक गणित बिठाने का उनका मामला है। मुद्दा ये है, बहुत एनालिसिस करेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आएंगी कि ग्रह उसमें कुछ हैं भी, कुछ नहीं भी हैं। और सबसे रोचक बात ये है, अगर हम देखें कि जिस धरती ग्रह पर हम बैठे हैं और जिस धरती ग्रह पर सारा जीवन पनप रहा है, जिसकी सारी बातें हो रही, वो धरती ग्रह ही उसमें नहीं है। बाकी सब ग्रह हैं मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है, दूर दराज के ग्रह बैठे हुए हैं। और धरती ग्रह, क्या धरती ग्रह हमको प्रभावित नहीं कर रहा होगा? जब हम धरती ग्रह पर ही हैं तो सबसे नज़दीक तो हमारा प्रभाव उसी से आना चाहिए। ये एक बात हुई तर्क की, लेकिन इसको हम छोड़ इसलिए सकते हैं कि चलो कोई फार्मूला लगाया उन्होंने कि हम इसको एक्सक्लूड करके भी इन स्थितियों से हम कोई आकलन कर सकते हैं। तो सब कुछ को प्रभावित करना के सिद्धांत पर ये सूत्र बने, चार्ट बना। एक उस समय क्या पोजीशन होती होगी, उससे क्या ब्लूप्रिंट तैयार होता होगा। ब्लूप्रिंट हमेशा संभावनाओं का है, निश्चितताओं का नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। और जीवन में संभावनाओं का आकलन हो सकता है, निश्चितताओं का नहीं। तो ज्योतिष निश्चितताओं की व्यवस्था नहीं, सर्टेनिटीज की, कि जैसे कोई बिल्कुल निश्चित करना चाहे कि इस दिन इस क्षण हमको ऐसे बैठकर बात करनी ही थी, हमको कल को ऐसे होना ही है, वो जो चीज़ है वो भ्रामक हो जाती है। अब सवाल ये भी है कि जब ये पुनर्जन्म की अवधारणा क्यों लाता है व्यक्ति? पुनर्जन्म की अवधारणा इसलिए और भी दर्शनों में आई, ज्योतिष में तो आई ही, क्योंकि जीवन की बहुत सारी व्यापकता, जीवन का बहुत सारा फैलाव समझाया नहीं जा पाता। कैसे समझाएं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, वो व्यक्ति वैसा क्यों है? तो इसके लिए हमने जो बात रखी थी पहले भी, और कई चिंतकों, दार्शनिकों, मनीषियों ने उसको पहले भी रखा है, कलेक्टिव माइंड, सामूहिक मन या एक सामूहिक चैतन्य, सामूहिक चेतन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उससे फिल्टर होकर सबके व्यक्तिगत मन बनते हैं। तो जो ज्योतिष पूर्वजन्म की तरह देखने की कोशिश कर रहा है, वो उसको कलेक्टिव माइंड की तरह भी देखने की कोशिश कर सकता है। और ये पुनर्विचार शायद उस विज्ञान की तरफ उसको ले जाने की कोशिश करें जो विज्ञान बनाने की तरफ है, क्योंकि पूर्व जन्म पे बनाएंगे तो बातें उलझती चली जाएंगी, फिर पिछला, फिर पिछला, फिर पिछला, कहाँ पर जाके हम रुकेंगे? रुकने की कोई फिर तो दिशा दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर कलेक्टिव माइंड, सामूहिक चेतन, सामूहिक मन की तरह से देखें तो हर व्यक्ति का एक शरीर मन यूनिक डिजाइन में बन सकता है, क्योंकि हर शरीर मन की एक यूनिकनेस है, उसका रिश्ता कलेक्टिव माइंड से बैठता है। अब ठीक है, जब कलेक्टिव माइंड सामूहिक मन, मान लीजिए सामूहिक चेतन, तो फिर गुत्थी हल हो जाती है। फिर जिसको प्रारब्ध हम कह रहे हैं, वो जो रूपरेखा बन गई है, उस रूपरेखा पर दौड़ती हुई जिंदगी, उस रूपरेखा पर जो आगे चीज़ें आएंगी, क्योंकि जैसे जीन का एक फॉर्मेशन हो गया, जीन की अपनी कुछ मूलभूत गुण पैदा हो गए, उसी तरह से व्यक्ति के मन के भीतर भी कुछ मूलभूत रूपरेखाएं बन गईं। अब ये सब अनफोल्ड होंगे। जो ये अनफोल्डमेंट होगा ये प्रारब्ध है, लेकिन ये प्रारब्ध नहीं है कि कहीं पिछले जन्म से कोई चीज़ लेकर चला आ रहा है। ऐसे ही तो लोग निकालते हैं, किसी ज्योतिषी के पास पहुँचिए तो कुछ बड़े कॉमन उनके उत्तर होते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, पिछले जन्म में तुमने किसी बच्चे को मारा होगा, इसलिए तुम्हारा संतान नहीं हो रही। ये ट्रिवियल उत्तर हैं। गहरे उत्तर ये हो सकते हैं कि होना ना होना इतनी ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज पर खड़ा है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। वो कलेक्टिव से है।
अनुश्री, आप हमेशा कहते हैं कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को बना रहा है। तो कुंडली भी देखा जाए, जब जन्म के समय एक ब्लूप्रिंट लोग बना देते हैं, नक्शा एक बना देते हैं, तो उसको तो फिक्स मान लिया जाता है जन्म के समय जो चार्ट बना है। लेकिन अगर ऐसे देखें तब तो इंडिविजुअल कुंडली जैसा कुछ होता नहीं है। कुंडली तो फिर कलेक्टिव हो गई ना। अगर हम नहीं, कुंडली कलेक्टिव नहीं हुई, कुंडली तो इंडिविजुअल ही बनी, कलेक्टिव के इम्प्रेशन से वो निकली है। अब जैसे वो एक स्थान और समय को लेते हैं, उससे वो बनाते हैं कुंडली, वो तो व्यक्तिगत ही बना रहे हैं। लेकिन उस पर प्रश्न बड़ा रोचक के खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हम लखनऊ में बैठे हुए हैं, इसी समय लखनऊ में 100, 200, 400 बच्चे पैदा ही हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। तो जब वो डेटा कंप्यूटर में डालते हैं तो उसमें स्थान और वही तो लेते हैं समय, इतने बज के इतने मिनट लखनऊ, कुंडली बन गई। ये तो नहीं लेते हैं कि इंदिरा नगर, गोमती नगर, अलीगंज, राणा प्रताप मार्ग, ऐसा तो डेटा नहीं डाला जाता है। और फिर पोजीशन इनसे बदलती भी नहीं है, सड़कें बदलने से गलियां बदलने, पोजीशन तो जो प्लेनेटरी उस समय बनी हुई है वो। तो मान लो वो 200, 300, 400 जितने भी बच्चे पैदा हो, उन सबकी कुंडली तो एक ही जैसी बन जाएगी। अब उस एक ही जैसी कुंडली को तो व्यक्तिगत ही कुंडली कहेंगे, इस पर भिन्न भिन्न कैसे बता पाएंगे? ये भिन्न भिन्न ना बता पाना इन ज्योतिष के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ हो जाती है, और ज्योतिषी लोग इसी में उलझ के रह जाते हैं। जब ये उनसे प्रश्न पूछा जाता है, ये तो सब एक ही जैसा बन गया, इस डेटा में तो कोई भिन्नता नहीं, लेकिन इसी में कोई अपराधी बन जाएगा, तो कोई कलाकार बन जाएगा, तो कोई कुछ बन जाएगा। तो ये भिन्नताएं फिर कहाँ से आ रही हैं? इन भिन्नताओं में कौन सा इनपुट है जो उनको भिन्न बना रहा है? यहाँ पर प्रवेश होगा कलेक्टिव माइंड का। यहाँ पर प्रवेश कलेक्टिव माइंड का होगा, क्योंकि ये वृत्तियाँ तय हो गई कुछ किस्म की, ये कुछ किस्म की टेंडेंसीज का मान लीजिए एक आकलन हो गया, अगर हम उस तरह से देखें। लेकिन अब हर व्यक्ति की अपनी एक जेनेटिक कंडीशनिंग होगी, हर व्यक्ति की अपनी एक अप टू डेट कंडीशनिंग होगी, इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग होगी। तो एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, उसकी जेनेटिक कंडीशनिंग और उसकी अप टू डेट कंडीशनिंग, ये मिलाकर उसके व्यक्तित्व को बनाएंगे, वो आगे निकलेगी। अब जब तक इतना व्यापक अध्ययन नहीं किया जाएगा, उसके बारे में कुछ बताना संभव नहीं होगा। सीधे वो चार्ट देखेगा तो वो एक ही जैसा होगा, कैसे बता लोगे? तो उसको बताने के लिए हमको और गहरे उतरना पड़ेगा, उस कंडीशनिंग, अप टू डेट कंडीशनिंग को देखना पड़ेगा, उससे अंतर पड़ेंगे। अब ये हो सकता है कि तौर तरीके अलग हो। जैसे मान लीजिए इस समय कोई बच्चा पैदा हुआ और वो उसके अंदर सीखने की तत्परता बहुत दिख रही है, कि बहुत जल्दी सीखता है। तो जैसे इन्वायरमेंट में होगा वो उस चीज़ को उतनी जल्दी से सीखेगा, जल्दी से ग्रैस्प करेगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो मान लीजिए धन अर्जित करने की चीज़ है। अब कोई बच्चा स्लम में है, उसको 100 रुपया दिए, वो 100 का तुरंत 200 में बदलने की क्षमता रखेगा। लेकिन वही कोई बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है तो वो लाख को 2 लाख में बदलने की क्षमता रखेगा। टेंडेंसी समान चल रही है, प्रवृत्तियाँ अलग अलग हैं। कोई चोर घराने में पैदा हो गया, प्रवृत्ति वही है, टेंडेंसी वही है, वो और कलाकारी से चोरी कर लेगा, यानी और कुशल बन जाएगा। तो एक ही चीज़ अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग, जेनेटिक कंडीशनिंग और अप टू डेट कंडीशनिंग के चलते हुए बदलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर ज्योतिष केवल चार्ट देख के तो कुछ बता नहीं पाएगा। मतलब इतने सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्ट करेंगे तो निरंतर कर रहे हैं ना, तो वहीं पर वो थोड़ा सा अटकाव आ जाता है जब केवल चार्ट देखकर व्यक्ति सोचता है सब A to Z बता दिया जाए इसके बारे में। वो A to Z बताने के लिए फिर व्यक्ति का और पूरा डेटा होना चाहिए। चार्ट में देखा जाए ना श्री, तो 9 प्लैनेट्स हैं और 12 जोड़े साइन होते हैं और 12 घर होते हैं। तो अब इतनी पॉपुलेशन है, इतने कॉन्शियसनेस का इतना मैनिफेस्टेशन है, 9 प्लैनेट्स हैं और समय और जोग्राफिकल जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से अलग अलग होता है। तो क्या ये 9 प्लैनेट्स और ये साइन जो हैं वो चेतना का एक पैटर्न कह सकते हैं उसको? क्योंकि देखा जाए तो अगर किसी ग्रह का कोई व्यक्ति है तो कभी कभी उसके कैरेक्टर जो उसका व्यक्तित्व है वो सब मैच भी खाता है, तो ऐसा दिखता है। तो क्या कह सकते हैं कि प्लैनेट्स और चेतना क्या उसका पैटर्न या प्रोटोटाइप कह सकते हैं उसको? मोटे तौर से देखिए कह सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हमें बहुत विनम्रता से बहुत चीज़ों पर दृष्टिपात
करते चलना पड़ेगा। मेरा कहना है कि देखो 9 जब माने ग्रह तो 9 ग्रह में से तो ग्रह हैं ही नहीं 9, नंबर एक बात ये है। तो ज्योतिषी को विनम्रता से मानना चाहिए कि एक फार्मूला बनाया है, क्योंकि जिनको 9 ग्रह कह रहे हो उसमें से एक स्टार है, एक सितारा है, एक उपग्रह है, और 2 जो राहु केतु हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये कहाँ से 9 ग्रह हो गए? तो उस लिहाज से तो वो नहीं है। लेकिन हम दूसरी दृष्टि से देखें कि कोई फार्मूला बनाया कि माना ए इज इक्वल टू बी, माना जैसे मैथमेटिक्स में हम लगाते हैं फार्मूला ये इसको डिनोट करता है, तो माना ये इसको डिनोट करता है, और इसके बीच में एक हाइपोथेटिकल हम राहु डालते हैं, इसके बीच में एक हाइपोथेटिकल केतु डालते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले से फिर हम कुछ डेराइव करेंगे। अब ये खूबसूरत बात है, चलिए इतनी कोशिश करी, इतनी हिम्मत करी, इतनी मेहनत करी उसको निकालने की, लेकिन वो एग्जैक्टली कोई प्रोटोटाइप बन गया ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पोजीशंस तो जो बताई जा रही है वो अलग ढंग से अपना वर्क कर रही हैं। अच्छा, इस पे एक दो रिसर्चेज हुई बड़े डिटेल में मनोवैज्ञानिकों ने करी, तो वहाँ भी ये फार्मूला थोड़ा फ्लॉप होता हुआ दिखा। जैसे जोडियक साइन के आधार पर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने की बात कही गई कि अलग अलग जोडियक साइन से पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करी जाए, तो उसके रिजल्ट नियर टू रैंडम ही आए, मतलब फिक्स रिजल्ट नहीं फिक्स है। नहीं है, नियर टू रैंडम है कि कैप्रिकॉन हमेशा कैप्रिकॉन ऐसे ही बिहेवियर करेगा, एरीज ऐसे ही बिहेवियर करेगा, सेजिटेरियस ऐसे ही करेगा। तो उसकी स्टडी में वो ऑलमोस्ट रैंडम के लेवल पर आई, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसा ही करेगा। अनुमानित चीज़ें हो सकती हैं कि अनुमानित ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या ये बात सही हो गई या गलत हो गई, हमको लगातार एक एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से उसको देखते चलना है। हो सकता है कि ज्योतिष में वो कुछ और गहरी चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है जो बात कही जा रही है उसको एग्जैक्टली नहीं समझा जा पा रहा है, और व्यक्ति चूँकि हर चीज़ को बहुत जल्दी व्यक्तिगत तौर से लगा लेना चाहता है, बहुत ट्रिविलाइज कर लेना चाहता है। उस ट्रिविलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें सतहीकरण में चूक सकती हैं। तो मैं तो बस उसको ऐसे देखता हूँ, चार्ट बनाया, चार्ट एक मैथमेटिकल फार्मूला है, एक मैप है, उसको उन्होंने बनाया। तो मैप तो खूबसूरत चीज़ है, उससे उन्होंने कोशिश करी कि हमको निकालते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई मिसिंग लिंक है फार्मूले में, कोई और ऐसे मिसिंग लिंक हैं जो इस पजल को पूरा करें, जो व्यक्ति अभी उनको खोज नहीं पाया या वहाँ तक पहुँचा नहीं। रोचक बात इसमें देखो एक ये है कि भारत में 9 की संख्या को बड़ा महत्व दिया गया। 9 दुर्गा, 9 का पूर्णांक, और 9 के आसपास बहुत कुछ घूमता रहा है भारत में। तो वे 9 का कुछ रहस्य जाना गया होगा इस संस्कृति में, उसी आधार पे उन्होंने 9 ग्रह बिठाले, 9 का फार्मूला सेट किया, जबकि स्पष्ट है उसमें ग्रह नहीं है 9, लेकिन 9 को फार्मूले की तरह से सेट किया उन्होंने, जो भी उनको सेट करना रहा होगा फार्मूला। तो कई बार कुछ ऐसी संभावित चीज़ें भी हो सकती हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है। जैसे मुझे याद पड़ता है, ओशो ने ज्योतिष पर बात करते समय एक अपनी अवधारणा रखी थी, अपना एक कंसेप्ट रखा था कि ये भी हो सकता है कि कभी मनुष्य के जीवन की रूपरेखा का आकलन करने का कोई विकसित विज्ञान रहा हो, फिर कालांतर में वो खो गया हो, और आज हमारे पास उसके कुछ अवशेष हों, आधे अधूरे हिस्से, जिनसे हम आधे अधूरे अनुमान लगा पा रहे हैं। अगर वो मिसिंग पीसेज भी साथ में रखे जाएं तो हो सकता है हम अनुमान लगाने की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकें। तो ये बात किसी अर्थ में कन्विंसिंग लगती है। इसलिए कन्विंसिंग लगती है कि ज्योतिष के बारे में कितना भी कोई कुछ कह ले, बुराई कर ले, अगर पूरी तरह ये व्यर्थ और गलत साबित हो जाए तो लोगों का आकर्षण हमेशा के लिए बंद हो जाए।
लेकिन बीच बीच में ऐसी बातें निकलती रहती हैं, किसी के ऊपर कुछ लागू भी होता रहता है, किसी के लिए कुछ काम भी कर जाता है, किसी के लिए कुछ भविष्यवाणियाँ सटीक भी हो जाती हैं, तो व्यक्ति का मन नहीं मान पाता, उसको लगता है तो कुछ उसमें। तो हम ऐसे ही मान के चले कि हाँ है तो कुछ है, लेकिन सब कुछ है ऐसा नहीं कि सब कुछ आप बता देंगे, हर चीज़ बता देंगे। तो एक तो ज्योतिष का जो भी अध्ययन कर रहा है उसको ये विनम्रता रखनी चाहिए कि सब कुछ नहीं बता सकते, अनुमान लगा सकते हैं, संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। अब उसमें मेरा प्रस्ताव कंडीशनिंग, अप टू डेट कंडीशनिंग, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, इन सब डेटा को भी उसके साथ मिलाएं और फिर आकलन करें, फिर उस फार्मूले के साथ उसको मैच करें, तो हो सकता है कुछ और नज़दीक तक पहुंचने की गुंजाइश बन जाए। हाँ निश्चय, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जैसे ग्रह नहीं है लेकिन नौ करने के लिए उन्होंने लिया है। तो देखा जाए अगर आध्यात्म से अगर रिलेट करते हैं कुंडली को, तो जैसे केतु और राहु को भी शायद, पता नहीं, हमको इतना नॉलेज नहीं है, केतु को शायद किसी से रिलेट करते हैं अकल्ट से या रिलेट सबसे कर रहे हैं, लेकिन रिलेट करने का इसीलिए उसको फार्मूला कहेंगे। ग्रह की बात पर तो अंधविश्वास फैलेगा। अच्छा, अंधविश्वास किस किस बात पे फैला? जितना ये कर्मकांड का माया जाल है, उपाय, वो सब अंधविश्वासी कैटेगरी में जाएगा, उसकी तो कोई सत्ता नहीं, उसको तो बिल्कुल सीधे सीधे हम अंधविश्वास में ही डालेंगे। लेने को तो वो वैसे लेते हैं, जैसे केतु को रहस्यमयी ग्रह, आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान की तरफ ले जाने वाला केतु का पॉइंट बताएंगे। राहु को माया का ग्रह, संसार का, वर्तमान का और विस्तार का भी बताएंगे। तो अब वहाँ से वो विस्तार या कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी देखो उस फार्मूले में कई चीज़ें आएंगी भी जो लगेगा कि हाँ बातें बन रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं लोगों के। तो ये बेसिकली एक कंसेप्चुअल फार्मूला है हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली। ये कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है कि व्यक्ति के एब्सोल्यूट हाथ में है कि व्यक्ति ने किसी के सामने रखा तो उसके सामने अचानक कोई विंडो खुली और वो व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानने और बताने लग गया। ऐसा नहीं, वो व्यक्ति के बारे में अनुमानों की तरफ बढ़ेगा, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ेगा। आजकल तो लेकिन देखा है निश्चय, कुंडली को लोग एकदम फिक्स बना लिए हैं। जैसे इतने ऐप आ गए हैं और इतने लोग ज्योतिषी करने लगे हैं। मतलब अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो किस डेट में आपकी नौकरी लग जाएगी, शादी नहीं हो रही तो किस डेट में आपकी शादी हो सकती है। मतलब फिक्स बना लिए हैं, जैसे एकदम आपकी कुंडली आपको डेस्टिनी बता सकती है कि ये आपकी डेस्टिनी है, आप यहीं पे आना है आपको। यहीं पर आकर ज्योतिष का देखा जाए पतन शुरू होता है। हम जीवन में 3 धाराओं को देख सकते हैं, निश्चित और पूरी तरह अनिश्चित, और निश्चित और पूरी तरह अनिश्चित के बीच में निश्चित अनिश्चित का मिश्रण। इन 3 धाराओं में ही व्यक्ति का जीवन डोलता है। कुछ चीज़ें कार्य कारण के संबंध के चलते हुए जीवन में निश्चित हो सकती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल अनिश्चित जोन में रहेंगी, अनिश्चित ही रहेंगी, वो अनसर्टनिटी के ग्राउंड पे ही खड़ी हैं। और कुछ दोनों के बीच में होंगी जो निश्चित और अनिश्चित का मिश्रण होंगे, कि वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। व्यक्ति ने कुछ इनपुट डाला तो वो वैसे ही हो जाएगी, इनपुट नहीं डाला तो कुछ नहीं हो जाएगा। अब जैसे मेरे सामने पानी का गिलास रखा है, तो ये तीनों स्थितियों में इसको डाल सकते हैं, इसीलिए ये कहना मुश्किल हो जाता है इसका आकलन कि क्या है। पानी रखा है, अब पानी का यहाँ रखा होना निश्चित भी हो सकता है, और ये पानी हम पिएंगे कि नहीं पिएंगे ये निश्चित अनिश्चित की जोन में भी है और पूरी तरह अनिश्चित की जोन में भी है। पानी रखा है, हो सकता है हम ना भी पिएं, तो ये हो सकता है हम पी लें पानी को। तो ये बहुत सारा एक घूमता हुआ जाल है जिसको व्यक्ति कभी बिठा नहीं पाएगा, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। इसलिए उसके सामने विकल्प क्या बचेगा? सामान्य सजग सचेतन जीवन जियो, जो सामने आता है वो करो, उलझो नहीं किसी बात में, क्योंकि जिस चीज़ को जान ही नहीं सकते उसमें उलझने का फ़ायदा क्या। ये जो प्रेडिक्टिव बातें बताई तुमने, जो आजकल ऐप से लेके और बहुत सारे लोग बैठकर इसे बाँचते हैं,
वो पूरा अनिश्चित जगत के बारे में वो चीज़ कह रहे हैं। वो तो अनिश्चित की दिशा में है पूरा, उसके बारे में बात ही क्यों करनी है? बहुत सारी संभावनाएं खुली हैं। शादी करोगे कि नहीं करोगे, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। निश्चित की दिशा ये हो सकती है कि व्यक्ति के जीवन में उसकी जो संभावनाएं हैं प्रस्फुटित कैसे होंगी, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता की धाराएं उसके जीवन में कैसे आएंगी, कितनी आएंगी, इन बातों पर सोचा जा सकता है। बाकी तो जो ये जीवन चलेगा, इसके लिए हमको स्वतंत्रता और अनिश्चितता की जमीन रखनी ही पड़ती है, अन्यथा ये दैनिक जीवन चल नहीं सकता है। अगर दैनिक जीवन में सब कुछ हम निश्चित ही कर देंगे तो दैनिक जीवन का क्रियाकलाप रुक जाएगा। दैनिक जीवन का क्रियाकलाप चलाने के लिए भी मैथमेटिकल फार्मूला है, उसको चलाने के लिए भी अंतहीन अनिश्चित संभावनाओं को जगह देनी पड़ेगी कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। व्यक्ति उठ सकता है, बैठ सकता है, व्यक्ति जा सकता है, आ सकता है, बोल सकता है, चुप रह सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्हीं पे ये मानवीय अंतर संबंध चलेंगे अनिश्चितता पर, और उन्हीं पर सारा दैनिक जीवन का क्रियाकलाप चलेगा। ये उसके लिए एक व्यवस्थागत ढंग से खूबसूरत चीज़ है। लेकिन जब ज्योतिषी उसी पे अड़ने की कोशिश करता है कि यही सब बताएगा, तो गलत सिद्ध हो जाता है। फिर वो दाएं बाएं बगली झांकने लगता है। अगर कोई उसको चैलेंज कर दे तो फिर वो समझ नहीं पाता हम क्या करें। हाँ, अगर ज्योतिष वृत्तियों, टेंडेंसीज और आध्यात्मिक दिशाओं की तरफ जाए तो वो देख सकता है कि कुछ भी निश्चित अनिश्चित जीवन में घट रहा हो, व्यक्ति की आंतरिक दशाओं की निश्चितता हो सकती है। आंतरिक दशाओं में हम काम कर सकते हैं जब वो ठहरा हुआ हो सकता है, तो उसके बारे में कई सारे इशारे भी किए जा सकते हैं और उसको घटाने बढ़ाने की बातें भी करी जा सकती हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन ये ट्रिवियल चीज़ें, हर चीज़ पर आकर बात बोलना, वहाँ पर वो असफल भी होंगे और निराश भी होंगे, फिर वो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को। अनिश, चेतना अगर इतनी विराट है और अहम ब्रह्मास्मि लोग बोलते हैं कि मैं ही पूरा ब्रह्म हूँ या पूरा ब्रह्मांड मुझसे ही है, तो ये ग्रह कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? मतलब कैसे ग्रह जैसे किसी को अफेक्ट कर देते हैं कि इस ग्रह की वजह से तुम्हारी आज ये चीज़ें चल रही हैं, इस ग्रह की वजह से ये चीज़ें चल रही, तो इसको हम कैसे दे सकते हैं अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो? अध्यात्म की दृष्टि से इसको ऐसे देख सकते हैं। पहली बात तो अगर ज्योतिष को ठीक दिशा में ले जाने का शोध करना है लोगों को, तो ये भाषा बंद कर देनी चाहिए कि ग्रह अच्छा है और ग्रह खराब है। ग्रह कौन सा अच्छा और खराब हो जाता है कि आज शनि मुंह काला करके आ गया, कल को मुंह सफ़ेद करके आ गया? ऐसा तो कुछ, जहाँ है जैसा है वैसा ही है, वो उसके जो काम है वैसे ही चल रहे हैं। तो एक तो ग्रह अच्छा और खराब नहीं, ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, ये भाषा बोलनी बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि ग्रह प्रभावित कर रहे हैं से उसको लगता है कि वो पर्टिकुलर कोई चीज़ प्रभावित कर रही है, जबकि पूरा जगत पूरे जगत को प्रभावित कर रहा है। ये भाषा ठीक है। तो आप तकनीकी रूप से आकलन करके ये कह सकते हैं कि हमारे इस फार्मूले से निकल रहा है कि जीवन में कुछ ऐसी दिशाएं उग रही हैं, कुछ ऐसी संभावनाएं पैदा हो रही हैं। लेकिन वो एग्जैक्टली उस वजह से हो रही हैं, वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, पूरा जीवन एक ही चेतना का विस्तार है, ये तो अंतिम सत्य है, वो तो ठीक बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जब चीज़ें वर्केबल यूटिलिटी में आएंगी तो पर्सनलाइज होंगी। पर्सनलाइज होंगी तो वो पर्सनल रियलिटी और इम्पर्सनल रियलिटी का एक खेल शुरू होगा। ज्योतिष ने भी देखा जाए कमोबेश इसी चीज़ को लेने की कोशिश की कि कुछ ब्रह्मांडीय चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। मैं इसको कुछ ही बार बार कहना पसंद करूंगा, बजाय कि ये कहने कि बृहस्पति प्रभावित कर रहा है, ये शनि प्रभावित कर रहा है। अब उसमें इन्होंने इनको ही क्यों लिया? अच्छा, 9 में उन्होंने फिट किया ना राहु केतु उन सबको लाकर, तो मान लो कुछ गुणों का एक कैटेगराइजेशन किया कि ये गुण जिसको हम इस फार्मूले से देख सकते हैं, जो इसके नज़दीक बैठेगा, तो हमने वो किसी प्लैनेट की विंडो ओपन करी और उस विंडो में हमने एक निश्चित किस्म की टेंडेंसीज को डाला
इसीलिए अलग अलग ग्रह के अलग अलग गुण बता दिए अलग गए। अलग गुण बताएं, लेकिन वो जागतिक टेंडेंसी हो सकती है जिसकी विंडो किसी के माध्यम से ओपन हो रही हो। ये बात सच हो सकती है। यहाँ पर सब शोध का विषय है कि हो सकता है कुछ जागतिक टेंडेंसीज बृहस्पति के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होती हों, कुछ जागतिक प्रवृत्तियाँ बुध के माध्यम से आती हों, लेकिन वो जागतिक प्रवृत्तियाँ हैं, ना कि केवल बुध। कि कहो कि ये बुध अब इनका यहाँ पर आ गया है और बुध ऐसे पड़ा है तो अब ये ऐसे हो जाएंगे। वो केवल इशारा कर रहा है एक विंडो की तरह से कि ये जागतिक प्रवृत्तियाँ, और हम उस फार्मूले के माध्यम से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ तक तो उचित है। तो यहाँ सब कुछ को प्रभावित करने वाली स्थिति में है, वहाँ तक देखेंगे और इन चीज़ों को एक विंडो की तरह देखेंगे। तो ये नहीं हम कभी कहेंगे कि विंडो जो ओपन है उस विंडो की कोई गलती है, या विंडो की कोई अच्छाई है या बुराई है, या हम उस विंडो के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो बाहर आंधी तूफान आ चुका है, तो हमने एक खिड़की खोली, उस खिड़की से वही आंधी तूफान आएगा। बाहर अगर अभी लू चल रही है तो लू आएगी, बाहर ठंडी हवाएं चलें तो ठंडी आएंगी। अब खिड़की को लेकर आप जाप शुरू करें, अनुष्ठान शुरू करें, तो ये निहायत फिर जड़ता हो जाएगी ना। खिड़की बेचारी क्या करेगी? खिड़की का तो कोई लेना देना नहीं है। खिड़की के पार से जागतिक स्थितियां केवल मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो इन ग्रहों को भी एग्जैक्ट ग्रह ना मानकर एक विंडोज की तरह देखने की कोशिश करी गई होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनिल श्री, आपने शुरू में जो अप टू डेट कंडीशनिंग की बात की, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ग्रह प्रभावित करते हैं, लेकिन देखा जाए तो व्यक्ति भी तो अपने ग्रह जो जो भी है चार्ट में उसके, अगर उसको प्रभावित कर रहे हैं तो वो भी अपनी अप टू डेट कंडीशनिंग से और इन सब इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग जो भी है उससे ग्रह भी तो प्रभावित हो रहे हैं ना। क्यों नहीं? अप टू डेट कंडीशनिंग से, किसी और चीज से नहीं। देखिए, ये सिद्धांत भी मानने की कोशिश करी, लेकिन सारा अंधविश्वास का जगत इसी पे खड़ा हुआ कि हम ग्रह को प्रभावित करेंगे, तब उसके लिए जल चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे या अनुष्ठान करेंगे या हवन पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे। वो उस ढंग से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उस ढंग से कुछ भी प्रभावित नहीं हो रहा। मूलतः बात, जैसे हमारे अंदर एक जेनेटिक स्ट्रक्चर बन गया, तो अब हम जेनेटिक साइंस से भी जानते हैं कि अपने विचार, भावना और सोचने समझने की क्षमता से हम जीन के मूल स्वभाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। जेनेटिक मॉड्यूलेशन हम उसमें कर सकते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ खास टेंडेंसी मिली हुई है, तो ये उसके आंतरिक गुणधर्म पर निर्भर करेगा कि वो आंतरिक गुणधर्म को बदल कर उन मूल प्रवृत्तियों को बदल भी सकता है। तभी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसकी स्वायत्तता है और साधना है। अगर हम कह लें कि ये मूल प्रवृत्ति बनी है, कभी बदलेगी ही नहीं, तो फिर बात खत्म हो गई। एक संभावना इनर स्ट्रक्चर के बदल जाने से, बाहरी चीज़ के बदल जाने की हमेशा रहेगी। अब जैसे अंगुलीमाल डाकू था प्रसिद्ध कहानी में, बुद्ध से साक्षात्कार होता है और बुद्ध की करुणामयी प्रेममयी दृष्टि अंगुलीमाल को एक बुद्ध में बदल देती है। बदल गया सॉफ्टवेयर उसका अंदर से। अब हो सकता है उसकी प्रवृत्तियां उसको हत्यारा ही बना रही हों, लेकिन बीच में एक इंटरफेरेंस आया, बदलाव आया और उसकी प्रवृत्ति बदली और बदलाव हो गया। लेकिन ये बदलाव ऐसे नहीं हो सकता था अंगुलीमाल जाकर कोई पूजा पाठ करता तो बदलता, अंगुलीमाल जाकर कुछ अनुष्ठान करता, मंदिर में मत्था टेकता तो बदलता। तब तो वही व्यक्ति ही वही कुछ कर रहा है। चंबल के कितने डाकू देखो, डकैती डालने से पहले मंदिर में पूजा करने जाते रहे। कई डाकुओं ने तो मंदिर भी बनाए हैं वहाँ पर, बड़े भक्त रहे हैं। लेकिन वो हर चीज़ को अपने ही ढंग से ढाल लेंगे। परिवर्तन आ सकता है, लेकिन परिवर्तन में अप टू डेट कंडीशनिंग व्यक्ति के अपने अंदर बदलनी पड़ेगी। तो जब अंदर बदलाव होगा तो बाहरी जो भी प्रभाव होंगे वो अपना रास्ता ले लेंगे। तो यहीं पर मूल रूप से एक सिंसियर सीकर के लिए क्या रास्ता बचता? सिंसियर सीकर के लिए रास्ता ही बचता है कि इन चक्करों में पड़ना ही क्यों, जानने की कोशिश करनी ही क्यों, क्या होगा क्या नहीं होगा। जीवन को अनिश्चित दिशा में जीने का रोमांच और मजा भी तो कितना ज़्यादा है।
आजकल तो ना श्री कुंडली को एक डर का कार्य व्यापार बना दिया गया है। जैसे कोई किसी के पास जाता है तो सर्वकाल दोष बता देते हैं, साढ़े साती बता देते हैं शनि की, और उसके लिए फिर महंगे महंगे रत्न उनको दिए जाते हैं, अनुष्ठान कराए जाते हैं, कई कई दिन तक पूजा होती है ताकि ग्रह नक्षत्र सब अपने जगह पे आ जाएं, अलाइंड हो जाएं। अब काल सर्प दोष के बारे में तो तमाम प्रसिद्ध ज्योतिषी भी कहते हैं, जो ज्योतिष के विद्वान लोग हैं वो कहते हैं ऐसा कोई योग नहीं होता। उन विद्वानों के कहने के बावजूद भी ये सब चलता है और पूजा पाठ भी चलता है और लोगों की जेबें खाली भी करी जाती हैं, जबकि इस पे प्रतिष्ठित स्थापित ज्योतिषियों का ही मत है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब शनि बेचारे बड़े बदनाम हैं। उनकी साढ़े साती आ जाए, उनकी वो ढैया भी होती है, ढाई, वो तो मूवमेंट उनके हो ही रहे हैं। इतना इसको डराने घबराने वाला बनाकर यहीं पर ज्योतिष का जो एक प्रारूप हो सकता था अध्ययन के लिए काम करता, वो विकृत हो गया। अच्छा, विकृत हुआ भी क्यों होगा? क्योंकि लोग भी कम नहीं हैं, मांग और आपूर्ति का चलता है। जैसे मान लीजिए कभी किसी ने किसी का आकलन किया होगा, अतीत में पीछे जाकर मैं देखूं, तो उसने कहा होगा मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन में संघर्षों का एक पैच आ सकता है और उस संघर्षों के दौर से तुमको गुजरना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए किसी को पता भी चल सकता है, उसको इंट्यूटिवली पता चल जाए, कोई बता दे या किसी अनुमान से लग जाए या ज्योतिष से लग जाए, तो ठीक है संघर्ष तो है, संघर्षों से पूरी सचेतनता से निपटो, वही रास्ता है। लेकिन उस व्यक्ति ने भी पूछा होगा कि गुरुजी फिर करें क्या, कुछ उपाय? जो उसने टालने की कोशिश करी होगी, नहीं टला होगा तो फिर उसने कुछ उपाय बता दिया होगा, वहां से उपायों की परंपरा चल गई होगी। और हो सकता है कुछ उपाय बता दिया हो उसने, व्यक्ति का लग गया हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, उसने कह दिया होगा अच्छा ऐसा करना, मंदिर में 5 दीपक उल्टी दिशा में करके जलाना। कुछ तो टिपिकल बताना था ना, कि पीठ घुमाना फिर जला देना। सामने जलाओगे तो आसान लगता है, पीठ घुमा के जलाना या कुछ कठिन बना के। ये घटना वैसी हो जाती है। एक बार मैं पुस्तक में पढ़ रहा था, एक डॉक्टर थे और घटना रियल है। वो एक ट्राइबल इलाके में पोस्टेड हुए या शायद वहाँ वो समाज सेवा के लिए गए कर रहे थे। तो एक बार एक व्यक्ति आया उनके पास, वो टहल रहे थे जंगल में। उसने कहा कि डॉक्टर साहब पेट में मेरे बहुत दर्द हो रहा है हफ्ते भर से। तो डॉक्टर साहब ने मिट्टी का टूटा बर्तन, उसका टुकड़ा पड़ा था नीचे, कुछ पेन कागज़ था नहीं उस समय, उन्होंने उठाया एक दूसरे पत्थर से, उसके ऊपर दवा का नाम लिख दिया। उन्होंने कहा ये ले जाओ, इसको सुबह शाम ले लेना, ठीक हो जाएगा। कि 4-5 दिन बाद वो आदमी आया फिर से बड़ा खुशी खुशी। उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे चाचा को भी वैसे ही दर्द हो रही, आप फिर से दवा दे दो। तो डॉक्टर ने कहा वो दवा ख़त्म हो गई, कहाँ से ली थी? बोला वो तो आप यहीं से जो आपने दिया था वो घिस के हम पी गए, आपने कहा सुबह शाम लेना, तो सुबह शाम वो घिस के पी लिया था, ठीक, बहुत फ़ायदा हुआ हमको। अब वो मिट्टी का टुकड़ा जिस पे दवा का नाम लिखा तो घिस के पी गया, उसको फ़ायदा भी हो गया, उसको प्लेसिबो हो गया। तो कभी किसी को ये हो सकता है कि कोई उपाय बता दिया झटके में और वो काम कर गया, फिर उपाय के इन्वेंशन पे चलने लगेंगे कि फिर और दिमाग लगाओ, कुछ और उपाय निकालो, कुछ और। उपाय कैसे हो सकते हैं? जीवन में जो है सो है, उसके लिए कोई उपाय नहीं निकाले जा सकते हैं कि आप प्रभावित कर सकते हैं बाहर की किसी घटनाक्रम से। आप अपने जीवन को अपने भीतर के ही बदलाव से बदल सकते हैं। आपने ना श्री जिस हिसाब से आप कुंडली को समझा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ है, मतलब एक पॉसिबिलिटीज़ का डायमेंशन है कुंडली में। लेकिन कुछ लोग अनश्री इस समय हर व्यक्ति ही ज्योतिष विद्या सीखता है और हर व्यक्ति ही कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटीज़ है, उसको बहुत कम लोग उस गहरे तक जा सकते हैं, तो ऐसे तो लगता है कि कुछ ही लोग होंगे जो असल विद्या जानते होंगे कि ज्योतिष है क्या। हाँ, ये संभावना है, क्योंकि वो गहरे में जाकर तो बहुत सूक्ष्म विश्लेषण की तरफ चीज़ें जाती हैं। तो सूक्ष्म विश्लेषण हो सकता है सबके बस की बात ना होती हो,
ज्योतिष में तो मैंने ये भी पढ़ा है कि वो ये इस बात का भी हवाला देते हैं कि ज्योतिष कौन कर पाएगा इसका भी उनका योग होता है कि इस तरह की स्थितियां होंगी तो व्यक्ति ज्योतिष कर पाएगा, नहीं होंगी तो नहीं कर पाएगा। वहाँ पर भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि हर आदमी नहीं कर सकता। जैसे हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता, तो हर आदमी वो भी नहीं कर सकता होगा, क्योंकि वो अनुमान लगाने की यात्रा और वो गणित बिठाने की यात्रा एक अलग माइंडसेट का काम है, संभव है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सबसे अल्टीमेट चीज़ अंडरस्टैंडिंग ही है, क्योंकि अगर चेतन और अचेतन व्यक्ति के कुंडली को भी देखा जाए तो दोनों की कुंडली बहुत अलग अलग दिखेगी। जो चेतन व्यक्ति होगा तो उसका तो कुंडली एकदम अलग ही दिखेगा कि ग्रह कुछ अलग ही चल रहे हैं, और जो अचेतन होगा उसकी कुंडली में ग्रह कुछ अलग तरीके से चल रहे हैं। नहीं, ग्रह एक ही तरह से चल रहे हो सकते हैं, उसका जीवन के प्रति व्यवहार बिल्कुल अलग हो सकता है। इसके बारे में भी एक घटना है रोचक, वर्णित है घटनाएं। तो कहते हैं एक बार बुद्ध कहीं बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे, तो एक व्यक्ति बनारस से बहुत विद्वान बनकर ज्योतिष सीख कर लौटा। तो बुद्ध अभी चल के गए होंगे, गीली मिट्टी रही होगी, उस पर पैरों के निशान बने होंगे उनके। तो उसने वो पैरों के निशान देखे, तो उसने वो निशानों का विज्ञान और ये सब हस्तरेखा विज्ञान ये सब भी सीखा होगा। तो उसको लगा कि तो चक्रवर्ती सम्राट का निशान है। तो निशान ढूंढते हुए वो गया, जिज्ञासा कि अगर चक्रवर्ती सम्राट है तो नंगे पांव यहाँ क्या कर रहा होगा। तो एक वृक्ष के नीचे कटोरा रखे बुद्ध बैठे हुए हैं। उसने देखा कि वेशभूषा भंगिमा तो बिल्कुल भिखारियों वाली ही है, लेकिन चेहरे पर तेज तो सम्राट भी फीके उसके आगे हैं। तो वो नतमस्तक हुआ बुद्ध के आगे। उसने कहा कि आपको देखकर मुझे ये ज्ञात हो गया है कि जो विद्या मैं सीख कर आ रहा हूँ वो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि आपके अंदर सारे चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं और आप हैं तो भिखारी। तो मैं अपनी सारी विद्या को जाकर नदी में फेंक आता हूँ, सारे शास्त्र किताब। बुद्ध ने कहा कि देखो, जरूरत नहीं है तुमको नदी में फेंकने की, एक बुद्ध के ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता, वो सम्राटों का सम्राट है। नियम लागू होते हैं अचेतन धरातल पर घूमते हुए प्राणियों पर, उनके बारे में भविष्यवाणियां करी जा सकती, लेकिन जो चैतन्य के जगत में विचरण कर रहे हैं उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती। एक जैसे अगर और पीछे लौटें, एक कुत्ता है, प्राणी है, तो उसके व्यवहार को लेकर और उसके तमाम प्रवृत्तियों को लेकर हम भविष्यवाणी बड़े आराम से कर सकते हैं। जब घर लौटोगे तो वो क्या करेगा, कैसे दरवाजे पे कूदेगा, फिर क्या करेगा, क्योंकि वो काफ़ी हद तक यांत्रिक है, मैकेनिकल है। तो मनुष्यों के बीच जो लोग बहुत यांत्रिक हैं उनके बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शन निश्चित करी जा सकती हैं, क्योंकि वो यंत्र हैं, यंत्र ऐसे ऐसे ही करेंगे, तो उनके बारे में हो सकता है कि वो यंत्र वैसे ही करें। लेकिन जो यंत्र बहुत सचेतन होने लग गए हैं, जिनके भीतर अंतः प्रज्ञा बहुत जागृत हो गई है, तो उन यंत्रों के बारे में सटीक अनुमान लगाना कि वो क्या करेंगे बहुत मुश्किल है। जब भूकंप आएगा तो डर कर भागेंगे या मुस्कुराकर ठहरेंगे, जीवन में विपत्ति आएगी तो कैसे सामना करेंगे, कुछ भी अनुमान लगा पाना संभव नहीं, क्योंकि वो सचेतनता का एक अलग ही जगत होगा। अनंत, अभी जैसा आपने अचेतन और चेतन पे कुंडलियों का प्रभाव बताया ग्रहों का, तो जब बुद्ध सामने होते हैं तो कई सारे जो ज्योतिष विद्या वाले होते हैं उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इनका ज़रा देखा जाए कुंडली कैसा है, या सारी चीज़ों का जो भी ज्योतिष विद्या में आती है। तो मेरे ख्याल से सभी अनंत संघ के मित्र पूछना चाहते होंगे कि आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत क्यूरियोसिटी से आया हो कि आप अपना बताइए, हम चार्ट देखना चाहते हैं। हाँ, ऐसा हुआ। मेरे किसी जानने वाले ने चार्ट कहीं कहीं इधर उधर लेके वो गए, तो भारत के दो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत स्थापित और विश्व भर में प्रसिद्ध, नाम में उनके नहीं लूँगा किसी के, उन ज्योतिषियों के पास वो गए।
तो उन्होंने देखा और वो बड़े चमत्कृत हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहूँगा। तब तो मैं 23-24 साल का लड़का, ग्रेजुएशन में उस समय में था। तो मैं गया, फिर उन्होंने बुलाया। तो मैं जो बातें कह रहा हूँ वो इसीलिए अनुभव सिद्ध हैं बातें, कि मिलकर उन लोगों से जानकर और पूरी विनम्रता से उनकी विद्या का सम्मान करते हुए, तो एक जो काफ़ी बुजुर्ग थे और उनका केवल रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा था ज्योतिष को लेकर और ये सब चीज़ों पर काम करते थे। कमोबेश वो योगी जैसे ही व्यक्ति थे, कोई व्यापारिक उनका मसला नहीं था कि लेना देना हो। तो उन्होंने उस समय 23-24 साल की उम्र में ये बात बोली थी कि एक दिन आप बहुत बड़े गुरु की भूमिका में होंगे। हालांकि वो वक्त था जब मुझे गुरु फिनोमिना से रिपल्सन था, मुझे कोई रुचि नहीं थी, मुझे कोई लेना देना नहीं, बल्कि मैं सोचता ही था ये क्या लोग क्यों करते हैं। एक ये बात उनकी निश्चित सही हुई, लेकिन और 4 बातें नहीं सही हुई उनकी। 4 बातें और उन्होंने बोली। फिर एक और थे, वो भी बहुत प्रसिद्ध थे, उन्होंने बहुत किताबें लिखी। उनकी किताबें पढ़ के लोग ज्योतिषशास्त्र सीखते भी हैं, पहले वालों की भी पढ़ के सीखते हैं, इनकी भी। उन्होंने भी ये बात बोली, गुरु वाली बात। तो वो मैं कहता हूँ वो उनका आकलन सही निकला। लेकिन कैसे गुरु बनेंगे, क्या करेंगे, ये तो उनको नहीं पता था। कब वो टर्न आएगा, क्यों आएगा, ये दोनों ने बोली। लेकिन उनकी भी एक ये बात सही होकर 4 बातें और 5 बातें गलत भी हुई। 4-5 मतलब उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, कई बातें कहने का तात्पर्य। तो इसलिए ज्योतिष में जो भी विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी है, वो इतना सटीक नहीं हो सकता है कि वो सब बताएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। कोई अनुमान, कोई आकलन, कोई दिशा हो सकता है खुल रही हो, और कोई हो सकता है किसी अस्तित्वगत जागतिक रहस्य की तरफ चल रही हो। तो ये बात तो सच है कि उसमें ये आकलन तो उन लोगों का सही रहा। लेकिन जो गलत रहा उसके प्रति भी मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि उसके लिए कुछ और विश्लेषण, एनालिसिस की दृष्टि रखी जा सकती है। उसको देखने का और नज़रिया हो सकता होगा कि ऐसे भी इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से उसको वैसे ही व्यक्ति देख रहा होता है। तो विश्लेषण के नित नए तरीके भी ईजाद किए जा सकते हैं, और निरंतर अगर उस पर रिसर्च हो और कुछ नई चीज़ें जोड़ी समझी जाएं तो हो सकता है कुछ और बेहतर किया जा सके। अब तो चीज़ें समझ में आ रही है कि कुंडली या ज्योतिष कोई फिक्स नहीं है, ये अननोएबल डायमेंशन को एक समझने का प्रयास है। बस ये है कि देखो, सिरे से खारिज कर देना इसलिए मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव में भी 2 तो ऐसे उनकी बातें रही हैं जो अकल्पनीय हैं। क्योंकि उस उम्र में मुझे देखकर, जब मैं ग्रेजुएशन में हूँ, कोई नहीं कह सकता था कि इस भूमिका में आप, मैं ही नहीं कह सकता था कि मैं इस भूमिका में हूँ। यानी कोई लक्षण भी मैं दिखा रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक बड़ी अभिरुचि दिखा रहा हूँ, तब भी कोई कहे। तो मेरा तो एंटी मामला है। एंटी के बावजूद भी आप वहाँ पर आ जाते हैं, तो यह आकलन तो वो कर पाए। तो कोई चीज़ तो आकलन करने की उसमें शामिल है, और कोई चीज़ आकलन करने से मिस हो जा रही है। तो मिसिंग पार्ट्स क्या हैं, जिनसे वो चीज़ मिस हो जाती है, वो मिसिंग पार्ट्स क्या हैं, वो व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। इसके प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे अनंत अगर आएँ तो इस समय जो काफ़ी ज़्यादा चलता है, शादियां जब होती हैं तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी होती है कुंडली पे। कुंडली मिलान सबसे पहले होता है, उसमें गुण मिलाए जाते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं लोगों के, फिर शादियां होती हैं। लेकिन देखा जाए तो कई बार गुण मिलने के बाद भी वो चीज़ें तो नहीं रहती हैं उसमें। यहीं से ज्योतिष का जो निराधार वाला क्षेत्र है वो शुरू होता है। शादियाँ मन मिलने से होनी चाहिए। शादियाँ व्यक्ति के अंतर मन का मिलन होना चाहिए, ना कि कुंडली। कुंडली क्या बताएगी? और इतने लोगों की होती, कितने लोगों की शादियाँ फ्लॉप हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उस पर कोई नहीं जाता कि ऐसा क्यों हुआ। अपने एक आध मित्र की शादी तो मैंने खुद नकली कुंडली बना के करवा दी थी। इतना घर वाले बिलीव करते थे, और लड़के लड़की आपस में चाहते थे एक दूसरे को, तो कुंडली मिल नहीं रही थी उनकी। मिलवा के देख चुके थे, तो मैंने अपने जानने वाले ज्योतिषी से कहा कि इनकी अच्छी मिलने वाली कुंडली बना दो।
तो एक की तो फिक्स थी, इसे मैं लड़की वाले शायद ज़्यादा बिलीव करते थे, लड़के वाले उतना नहीं करते थे। लड़के की कुंडली मैनिपुलेट हो गई, मिलवाई गई, दोनों की शादी हो गई, सुखपूर्वक रह रहे हैं अपना। तो ये देखा जाए ज्योतिष उस क्षेत्र में दखल देने लगता है कि लोग उसकी आकांक्षा करने लगते हैं जिसका कोई मतलब नहीं क्योंकि पहले ही आप कह चुके हैं वो पॉसिबिलिटीज है, तो उसको फिक्स है। कैसे कर दिया जाता है? पॉसिबिलिटीज हैं, और दो लोगों के जीवन में जो चुनौतियां आएंगी, दो लोगों के जीवन में जो जिम्मेदारियां आएंगी, ये उनसे भागने की भी प्रवृत्ति बन जाती है कि आप हर बार दोष कहीं और डाल देंगे कि हमारे तो ग्रह ही नहीं मिलते, हमारे तो यही नहीं मिलते हैं। आपकी समझ नहीं परिपक्व है, आपके अंदर एक दूसरे के साथ चल पाने का जो सौहार्द और जो जिसको मैं प्रेम का जो केयर, कंपैशन, कंसर्न कहता हूँ, वो नहीं है, इसीलिए आप नहीं चल पा रहे हैं। तो आप केयर, कंपैशन, कंसर्न को पैदा करिए अपने अंदर। विवाह उस पर टिका है, विवाह कुंडलियों पर मत टिकाइए, विवाह तो प्रेम पर टिकाइए, और प्रेम को केयर, कंपैशन और कंसर्न पर टिकाइए। ज्योतिष विद्या में श्री एक चीज़ और चलती है, रंगों का उसमें बहुत महत्व बताया जाता है। यहाँ तक कि लोग दिनों के हिसाब से अपने कपड़े उस कलर के पहनते हैं ताकि वो अलाइनमेंट हो सके, तो हम हो सकता है गतिविधि जो कर रहे हैं बहुत सुचारू रूप से हो, सक्सेस हो उसमें हम। जैसे शनिवार को लोग अक्सर ब्लैक पहनते हैं, थर्सडे को लोग अक्सर येलो पहनना पसंद करते हैं, ट्यूसडे को लाल पहनना पसंद करते हैं। तो इसको कैसे समझा जा सकता है? रंगों का मनोविज्ञान हो सकता है, लेकिन रंगों का मनोविज्ञान इतनी जड़ता से नहीं लागू होगा कि ये रंग पहनने से तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। रंगों के प्रति व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक रुझान हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि व्यक्ति बजाय किसी किताब, किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन से कि ये रंग पहनोगे तो अच्छा होगा, वो अपनी अंतः प्रज्ञा से चले, मुझे ये रंग आकर्षित कर रहा है, उस रंग के साथ चलो। हो सकता है हमारी मानसिकता, हमारी भावनात्मकता और हमारे अंदर की जो मौसम बदल रहे हैं, उससे उस रंग का कोई कोरिलेशन, कोई अंतर संबंध बैठता हो, इसीलिए हमको आकर्षित कर रहा है, उसके साथ चलो। लेकिन किसी के बताने से कोई फर्क पड़ जाएगा, पड़ता तो नहीं दिखता। तो वो ये सब चीज़ें लोगों को भटकाने वाली ज़्यादा बने। रंग हैं, रंग का महत्व है, लेकिन तय कैसे करोगे, तय कैसे करोगे? क्योंकि जैसे बताया ना कि उससे काला जोड़ दिया, इससे पीला जोड़ दिया, उससे लाल जोड़ दिया, ठीक है वो जुड़ गया, लेकिन व्यक्ति के जीवन में अलाइनमेंट तो उसकी अपनी अंतः प्रज्ञा से ही आएगा। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग तो ज्योतिषियों से पूछ पूछ कर ही कपड़े पहनते हैं कि आज नीला पहन लें, कि पीला पहन लें, कि लाल पहन लें। तो ये फिर न्यूरोटिक स्थिति बन जाती है। आप अपनी वार्डरोब खोलिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है पहन लीजिए। मनीष जी, ऐसा कहते हैं कई लोग कि जो जो चीज़ जो है वो कुंडली वगैरह नहीं बता पाती है, वो हस्तरेखा बताती है। और कई लोग तो हस्तरेखा देखने में भी बहुत माहिर हो चुके होते हैं, वो तो कुंडली से ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं, दावा भी करते हैं कि हम और अच्छे से उसको बता सकते हैं। तो ये कैसा विज्ञान है जो कुंडली से संबंधित देख सकते हैं उसको कि ये भी एक... यहाँ पर भी देखिए हम बीच का रास्ता लेंगे, क्योंकि इम्प्रिंट सबके यूनिक हैं। जैसे हर का थंब प्रिंट यूनिक है, फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं, तो रेखाएं भी यूनिक होने की सारी संभावनाएं हैं। तो अगर ये यूनिकनेस का पैटर्न है, तो उसके बीच में कोई व्यक्ति की यूनिकनेस पॉसिबिलिटी इनकोडेड हो सकती है। इस पर सर्वेक्षण हो सकते हैं, स्टडीज़ हो सकती हैं, डेटा मिलाया जा सकता है और अध्ययन किया जा सकता है। बहुत बड़े डेटा से उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। चूँकि ये यूनिक इम्प्रिंट है, तो संभव है कोई अस्तित्वगत उसमें इनकोडिंग होती हो, ये संभावना मानी जा सकती है। लेकिन कितना ज्ञान किसके पास है और कितनी ज्ञान की परिपूर्णता है और उसकी प्रामाणिकता क्या है, ये सब शोध का विषय है। मतलब इसको भी तो फिक्स नहीं देखा जा सकता है ना? फिक्स नहीं देख सकते। यहाँ पर भी फार्मूला तो वही लगेगा ना, कंडीशनिंग और अप टू डेट कंडीशनिंग का। मतलब क्योंकि पॉसिबिलिटीज की क्योंकि ही ये हो फील्ड है। चुका है मेरा, एक बार हाथ मेरा देखा है, एक बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ थे, तो उस समय मैं ग्रेजुएशन में ही था, और बड़ा मुंह बना के कहने लगे कि बेटे, तुम्हारे जीवन का गोल्डन पीरियड तो ख़त्म हो गया, आप
23-24 साल के लड़के से करें गोल्डन पीरियड खत्म हो गया है। एक तो कहना नहीं चाहिए पहली बात, कितनी स्टूपिड बात है। तो मैंने उनको तत्क्षण जो जवाब दिया तो वो चौंक के देखने लगे मुझको। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। फिर उसके आगे प्लेटिनम पीरियड, फिर डायमंड पीरियड, फिर यूरेनियम पीरियड, बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं। मतलब गोल्ड इज़ नॉट एंड, उसके आगे तो बहुत सारे प्रेशस मेटल्स मिलते चले जाएंगे। देखने का नज़रिया है। तो अब हर चीज़ को जो ज्योतिष को भय पर खड़ा करके बाजार चलता है वही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, जो शायद उसके अंदर छुपी हुई कुछ सूत्रों को, उनके अंदर छुपे हुए कुछ ज्ञान को वो धूल धूसरित कर देता है। हाँ सही कह रहे हैं निश्चित, क्योंकि अब देखा जाए तो लोग बहुत ट्रिवियल बातों में ही आ जाते हैं। जैसे अभी मैं न्यूज़ में ही देख रहा था कि कुछ लोग हैं, जैसे कोई अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बहुत फेमस हो जाता है, कोई क्रिकेटर बहुत फेमस हो जाता है, तो लोग उसके अंक शास्त्र को देखने लगते हैं कि उसकी न्यूमरोलॉजी क्या बताती है। अब फेमस तो ऑलरेडी हो चुका है वो, लेकिन अब पब्लिक को कन्विंस करने के लिए भी लोग बताते हैं देखो इसका चार्ट ऐसा दिखा रहा है, इसकी न्यूमरोलॉजी में ये है। और इसी से एक दूसरा भी चलता है, कई लोग नाम में, जैसे मान लीजिए किसी में सिंगल ए आ रहा है तो कहते हैं डबल ए आप कर देंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, डबल एस कर देंगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये सब क्या है फिर? ये सब मांग की आपूर्ति है। व्यक्ति उपाय मांग रहा है, उपाय देने वाले उपाय दे रहे हैं। यही सब तो व्यक्ति की देखा जाए जड़ता का फैलाव है कि मोबाइल का नंबर ऐसा ले लो, कार का नंबर ऐसा ले लो, और नाम में ऐसे लेटर्स बढ़ा लो, इससे तुम्हारा कोई जीवन बदलने वाला है। और ये खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं लेनी है। अपने नाम का ए बदल देना, लेकिन अपने अंदर की अवेयरनेस का ए कभी मत बदलना। जिम्मेदारी हमेशा दूसरे के ऊपर डालना। तो ये वही लोग हैं जो बहुत ही अहम केंद्रित हैं और वो हमेशा मान के चलते हैं कि बाहर से ही कोई चीज़ बदली जाएगी तो बदला जाएगा। ये तो बिल्कुल ही व्यर्थ जगत है और पूरा टोटल का टोटल एक्सप्लॉयटेशन पर खड़ा है। लेकिन आया मांग से, लोग मांग रहे हैं तो लोग आपूर्ति कर रहे हैं। क्योंकि जब जाओगे किसी, मेरा नाम ज़रा ठीक कर दो, तो नाम ठीक करके दे देगा आपको। इसी पर तो अदृश्य का व्यापार चलता है कि नाम ठीक कराओ, फिर कुछ और ठीक कराओ। तो पूछते रहोगे, लोग बताने वाले मिलते रहेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आएगा उसके पीछे उसकी आपूर्ति करने वाले लोग तो आ ही जाएंगे। तो ये वाला पूरा जगत नंबर्स का और कार्ड्स का जो, और ये लेटर्स का, ये सब बिल्कुल एब्सर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं। वैसे ये बात आपने सही की है, मांग की लोग आपूर्ति करते हैं। जैसे अब जैसे जैसे लोग डिमांड करते हैं मुझे ये नंबर चाहिए तो उसके रेट्स एकदम हाई हो जाते हैं। मतलब एक बिजनेस बन गया है, कार नंबर ये चाहिए तो उसके रेट एकदम अलग हैं। बिल्कुल वीआईपी नंबर हो गए वो। तो न्यूमरोलॉजिकली ये, फिर इसी की हद जब मुहूर्त, इसके आगे वो भूल गए तुम पूछना मुहूर्त। बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मुहूर्त निकाल के डॉक्टर को प्रेशराइज करना कि इस मुहूर्त पे सिजेरियन करके बच्चा पैदा कर दो हमारा। कि मतलब उस योग में वो ऐसा अद्भुत योग है, ये ना यूनिक योग है। यूनिक योग है, बच्चा पैदा होगा तो बिल्कुल आइंस्टीन हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। फिर और भी मुहूर्त की तो मूर्खता चलती है ना व्यक्ति की कि इस मुहूर्त पे ही काम करेंगे, इसके आगे नहीं पीछे नहीं। ये कहाँ से निकला है? ये देखा जाए ज्योतिष के पतन से निकले हुए सब फार्मूले हैं। मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो हर समय अच्छा है या हर समय बुरा है। आपकी अपनी अंतस चेतना से ही वो अच्छा और बुरा बनेगा। लेकिन लोगों ने मांग करी कि कुछ अच्छा बुरा बता दो, तो बताने वाले भी निकल कर आ गए कि ये अच्छा वाला समय है, ये बुरा वाला समय है, इसमें ये करना। तो लोग बैठे रहते हैं घड़ी देखते हुए कि अब इसके बाद गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त निकालना है। हमारे अनंत संघ के कितने मित्र हो, कोई मुहूर्त नहीं निकालते हैं, कोई ठीक है उनका। मेरे अपने जीवन में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई कि हमने सोचा हो ये समय। जो अंतः प्रेरणा कहती है उस अंतः प्रेरणा से चलो और उस अंतः प्रेरणा के अनुसार आप कार्य करो। ये लगन, मुहूर्त, नंबर,
ये सब चीज़ें व्यक्ति को बहुत गिरा देने वाली हो गई हैं और भटका देने वाली हो गई हैं। ज्योतिष का इससे रिश्ता नहीं है। ज्योतिष का इससे रिश्ता जोड़ेंगे तो उसमें जो संभावनाओं के विज्ञान के विकसित होने की चीज़ें छुपी हुई हैं वो खो जाएंगी, वो धूमिल हो जाएंगी। इनको उससे हटाना है। इनको हटाएंगे तो शायद ज्योतिष को हम ज़्यादा सम्मान दिला पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन आंसर फिर कंक्लूड करते हैं इसको। ज्योतिष को अभी जो बहुत एब्सर्डिटी चल रही है, ज्योतिष को वास्तु से जोड़ के, मतलब अगर कोई घर बन रहा है तो किचन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, इस पे लोग बहुत जोर देते हैं कि मतलब अगर सारी चीज़ें सही रहेंगी तो घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, लोग शांति से रह सकते हैं। और कई लोग तो इस पे ऐसा बताते हैं कि मतलब इतनी बेवकूफ़ी मैं देखा हूँ कि आप अपने वॉशरूम में जाइए तो कहीं टेपिंग कर दीजिए, कहीं कुछ कर दीजिए, इससे आपकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ये सब भी चलते हैं। ये एक नया कारोबार, नया नहीं पुराना ही है, लेकिन व्यक्ति की जड़ताएं नित्य नूतन बनती चली जाती हैं। ये और व्यर्थ का काम है। घर बनाइए अपनी सुविधा के अनुसार, घर बनाइए सहूलियत के अनुसार, घर में फ्लो रखिए, घर में ओपननेस रखिए, घर में वेंटिलेशन रखिए, ये सब रखिए घर में। और बाकी घर में रहने वाला कैसे रहेगा इस पर ध्यान रखिए कि घर की दीवारें उसको बताएंगी कि वो कैसे रहेगा और क्या होगा। अनंत का जब बुद्धा हाल बन रहा था तो बाई चांस एक वास्तु एक्सपर्ट लेडी थी, वो आ गई हमारे यहाँ। तो जैसे उन्होंने देखा तो उसमें कितनी बीम्स पड़ी हम लोगों की। तो कुछ होता होगा वास्तु का सिद्धांत उनका। बोले ध्यान में बीम नहीं होनी चाहिए, बीम के नीचे ध्यान नहीं होता है। तो हमने उन देवी जी से कहा, हमने कहा अच्छा आप और लिस्ट बना दीजिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो सब करवा देंगे हम। उसके बाद भी वहाँ ध्यान होगा, उसके बाद भी वहाँ जागृति होगी, उसके बाद भी इनलाइटनमेंट होगा, इल्यूमिनेशन होगा। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, ट्रिवियल हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। इस पर इतना क्यों अटकते हो? ये देखिए, मूर्ता को जब उधर खींचेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। घर को घर रहने दो। घर को वैसा मत बनाओ कि उसमें इतनी जड़ता का समावेश कर दो कि यहाँ पे खिड़की तोड़ दो, वहाँ दरवाज़ा तोड़ दो। अच्छा है, उपयोगिता है उसकी, तब तो ठीक है। उपयोगिता नहीं है तो उसको जाने दो। ये सब व्यक्ति की जो भय से निकली मांगे हैं उनकी आपूर्ति पर खड़ा है। क्योंकि व्यक्ति के घर में मान लीजिए समस्या है तो वो कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है समस्या मेरे कारण हो सकती है। वो हमेशा मानता है कि दीवार टेढ़ी है शायद इसलिए समस्या है, कि दरवाज़ा गलत जगह पर खुल गया है, किचन शायद मेरा गलत जगह बन गया है, बाथरूम शायद गलत जगह बन गई, इसलिए जीवन में समस्या। वो खुद ये मानना चाहता है। लेकिन ऐसा होता है ना, लोग मानते हैं ऐसा। मानते हैं इसीलिए बताने वाले हैं। अगर व्यक्ति ये मानना बंद कर दे तो बताने वाले भी बंद हो जाएंगे। वो माने कि अपना वास्तु ठीक करो, अपना अपना अंतर्मन ठीक करो, अपनी चेतना ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। तो बताने वाले भी बंद हो जाएंगे। गलत प्रश्न का हमेशा गलत जवाब आएगा। तो जैसे प्रश्न गलत हुआ तो गलत दिशा से गलत जवाब आने लगेंगे। ये सब ज्योतिष के, अगर हम वही बात बार बार कह रहे हैं, ज्योतिष के अंदर छुपा हुआ जो भी सार है उसको धूल धूसरित करने के आयोजन है। और ज्योतिषियों को भी अपना प्रलोभन हटाकर, अपना अहंकार हटाकर इनसे जल्दी ही पल्ला झाड़ना चाहिए। अंधविश्वासों से, उपायों से, लगन मुहूर्त से, नंबर से, नाम से, इन सब से पल्ला झाड़ के फिर आप रिसर्च करिए, डेटा लाइए, फार्मूले जोड़िए, फिर आकलन करिए। तो हो सकता है आप एक संभावनाओं के ऐसे भव्य भवन का निर्माण कर सकें जो काम का हो। तो ये खुद ज्योतिषियों को प्रलोभन छोड़कर अपना काम करना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बनेगी। अनश्री, आपके माध्यम से आज जो एस्ट्रोलॉजी की समझ लोगों को आई है, तो उसमें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपके तरफ से जो विजडम आ रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एस्ट्रोलॉजी का तो साइंस अपने में चलता ही रहेगा, वो और गहरा होता ही जाएगा। उससे मेरा विनम्रता से कहना है कि उस पर शोध और करें लोग, जो विद्वान उसमें अपना जीवन और समय का निवेश कर रहे हैं वो और रिसर्च करें, डेटा इकट्ठा करें, स्टैटिस्टिकल उसका मिलान करें। कोई जिद ना पकड़ें कि हमको ये चीज़ सिद्ध या असिद्ध करनी है। गलत है उसको स्वीकार कर लें, सही को आगे बढ़ा लें। तो ये इतना प्राचीन काल से जो
काम चल रहा है, हो सकता है उसको उसकी गरिमा वापस लौटाई जा सके। बहुत अच्छा लगा अनिश जी ये बातचीत। प्रणाम अनिश जी। आप सभी ने इस पॉडकास्ट को अंत तक सुना, आपका बहुत बहुत आभार। और ये हम सभी अनंत संघ के मित्रों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो विषय हम आनंद श्री के साथ जिस विषय पे बातचीत कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करना। तो सैटरडे को जो लाइव सेशन होता है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र उस पॉडकास्ट के विषय को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हो सकता है कि इससे भी गहरे एक प्रश्न हो जो भी इस पॉडकास्ट में कवर ना हो सके हों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाइए। और अगर किसी विषय पे अनंत श्री से बातचीत करना है तो आप कमेंट में अपने सजेशन भी दे सकते हैं। और कई मित्रों से मेरा कहना है कि कई लोग अनंत श्री को सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम अनंत श्री की उपस्थिति जितने भी दूर हमारे मित्र बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाया जा सके। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।